एवरीवन, वेलकम बैक टू टिकर। इसकी तो कंट्रोल बहुत चीटियां हुई है। पेस्ट कंट्रोल को फोन करना ही पड़ेगा। हेलो, मुझे पेस्ट कंट्रोल करवाना था। क्या मारना है? क्या क्या मार लेते हैं आप लोग? सारे इंसेक्ट्स, इवन क्रॉप्स भी। ओह, क्रॉप्स भी। जब भी हम पेस्ट कंट्रोल के बारे में सुनते हैं तो हमें हमेशा हमारे घर का पेस्ट कंट्रोल याद आता है, लेकिन इससे भी बड़ा मार्केट है फसल का पेस्ट कंट्रोल। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टिकर। मैं हूं कीर्ति। तो ऐसे ही आज हम जानेंगे क्रॉप की एक पेस्ट कंट्रोल कंपनी के बारे में, जो है हिरनबा इंडस्ट्रीज। जानेंगे इस कंपनी से रिलेटेड सारी चीजें, जैसे कि कंपनी प्रोफाइल, रिस्क, स्ट्रेंथ्स एंड और भी बहुत कुछ। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पे न्यू है या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात का, जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे। हिरनबा इंडस्ट्रीज, तो आखिर ये कंपनी करती क्या है? ये कंपनी एक क्रॉप प्रोटेक्शन केमिकल मैन्युफैक्चरर्स है जो कि गुजरात में सिचुएटेड है और ये कई सारे केमिकल फॉर्मुलेशंस बनाती है, जैसे कि साइपरमेथ्रिन, अल्फा साइपरमेथ्रिन, डेल्टा मेथ्रिन एंड और भी बहुत सारे। वैसे तो ये कंपनी एस्टैब्लिश हुई थी 1996 में और आज ये एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री के कई सारे प्रोडक्ट रेंज को बनाती है। इनके बहुत ही वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है, जैसे कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल सेल्स ऑफ टेक्निकल्स, जिसमें वो ये सारे प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करते हैं और सेल भी करते हैं। इवन ये सारे केमिकल्स ये इंडिया की अदर एग्रोकेमिकल कंपनीज को भी सप्लाई करते हैं, जैसे कि सुमितोमो केमिकल्स, बायोस्टैड इंडिया, सल्फर मिल्स, क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन, NaCl एंड और भी बहुत सारे। इनका सेकेंड प्रोडक्ट रेंज है टेक्निकल एक्सपोर्ट्स, जिसमें वो 103 टेक्निकल्स एंड फॉर्मुलेशंस को बाहर की कंट्रीज में एक्सपोर्ट करते हैं। इवन उन्हें इसका अप्रूवल सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड एंड रजिस्ट्रेशन कमिटी CIB एंड RC से मिला हुआ है। तो ये शांघाई एग्रीकेयर केमिकल कंपनी लिमिटेड चाइना जैसी कंपनीज को भी एक्सपोर्ट करते हैं। थर्ड है ब्रांडेड फॉर्मुलेशंस। इसमें इनके काफ़ी सारे इंसेक्टिसाइड्स, फंगिसाइड्स, हर्बिसाइड्स एंड पब्लिक हेल्थ के फॉर्मुलेशंस ये मैन्युफैक्चर भी करते हैं और सेल भी करते हैं। फोर्थ है पब्लिक हेल्थ। इसमें ये कंपनी जनरल इंसेक्ट कंट्रोल केमिकल्स मैन्युफैक्चर करती है और उन्हें गवर्नमेंट अथॉरिटीज़, जैसे कि म्यूनिसिपैलिटीज़ जो हेल्थ केयर में इन्वॉल्व है, उन्हें सेल करती है और ये सारे ही प्रोडक्ट उन्हीं के ब्रांड के अंडर सप्लाई किए जाते हैं। और फिफ्थ प्रोडक्ट है फॉर्मुलेशन एक्सपोर्ट्स। इस कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट में वो फॉर्मुलेशन बेस्ड प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं और सारे फॉर्मुलेशंस की सेलिंग उनके इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू की जाती है। और इन्हीं 5 प्रोडक्ट्स का रेवेन्यू ब्रेकअप भी कुछ ऐसा है, जहां इनके इतने सारे डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट रेंज है जिनको वो इंडिया में मैन्युफैक्चर और सेल तो करते ही है, वहीं इंटरनेशनली भी ये प्रोडक्ट्स को सेल किया जाता है। इवन इनके इंडिया में मोर देन 9400 डीलर्स हैं और 21 डिपोज, जहां से इनके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को देखा जाता है। और तो और इनके इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स ने इस कंपनी के प्रोडक्ट्स और टेक्निकल सपोर्ट की हेल्प से 371 रजिस्ट्रेशंस करवाए हैं टेक्निकल्स एंड फॉर्मुलेशंस के लिए, जो कि 41 कंट्रीज जैसे कि मिडिल ईस्ट, CIS, एशिया, साउथ ईस्ट एशिया एंड अफ्रीका में है, जो कि अपने आप में कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा ग्लोबल प्रेजेंस शो करता है। और इस कंपनी का इतना स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इसलिए भी है क्योंकि इसके जो भी प्रमोटर्स एंड मैनेजमेंट टीम है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है इस पर्टिकुलर सेक्टर में, जिसका फ़ायदा इस कंपनी को मिल ही रहा है। बट जैसा हमने ऊपर डिस्कस किया कि इनके बहुत सारे डाइवर्सिफाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं और उनका मैन्युफैक्चरिंग से लेके सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन तक सब कुछ काफ़ी वेल ऑर्गेनाइज्ड है। बट वहीं अगर बात की जाए इनके कस्टमर बेस की, तो उनके टॉप 10 कस्टमर्स उनकी टोटल सेल्स का 22% भी कॉन्स्टिट्यूट नहीं करते, ना ही डोमेस्टिक मार्केट में और ना ही इंटरनेशनल मार्केट में। जैसा कि आप इस टेबल से देख सकते हैं कि पिछले कुछ सालों में इनके टॉप 5 डोमेस्टिक क्लाइंट्स से इन्हें लगभग इतना रेवेन्यू जनरेट हुआ है और इस टेबल में आप देख सकते हैं कि उनके टॉप 5 इंटरनेशनल क्लाइंट से उन्हें इतना रेवेन्यू जनरेट हुआ है। तो इसे देख के ये डर आ ही जाता है कि इनके पास बड़े कस्टमर्स के मुकाबले स्मॉल कस्टमर्स ज़्यादा है। तो ये सिचुएशन थोड़ी अनसर्टेन हो जाती है कि क्या ये स्मॉल कस्टमर्स उनके साथ आगे चल के स्टिक रहेंगे भी या नहीं। इवन इसी के साथ एक और रिस्क जो आ जाता है वो है ये कि हिरनबा के अपने किसी भी क्लाइंट के साथ कोई भी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स नहीं है। मतलब कि फिनिश गुड्स बनाने के लिए वो जिनसे रॉ मटेरियल लेते हैं, ना तो उनके साथ उनका कोई लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट है और ना ही अपने प्रोडक्ट्स को सेल करवाने के लिए कोई एग्रीमेंट है। तो ऐसे में कोई भी फ्यूचर अनसर्टेनिटी अराइज हो जाती है कि कल को इनके कोई भी सप्लायर ने इन्हें रॉ मटेरियल देने से मना कर दिया या फिर इनके किसी भी कस्टमर ने इनसे प्रोडक्ट परचेज करने से मना कर दिया, तो हिरनबा को बहुत फर्क पड़ सकता है। इवन इनका काफ़ी सारा एक्सपेंस रॉ मटेरियल परचेजिंग में होता है। तो ऐसे में अगर इनके सप्लायर ने कभी भी अपने रॉ मटेरियल
की प्राइसेस को बढ़ा दिया तो इनके टोटल एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे, जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कभी सही नहीं होता। और जैसा कि हमने ऊपर बात की कि इनके काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स को मार्केट करने से पहले उन्हें CIBN RC से अप्रूवल लगता है, अब वो चाहे डोमेस्टिकली मार्केट करे या इंटरनेशनली। तो ऐसे में अगर रजिस्ट्रेशन में कोई भी फेलियर आए तो इनके ऑपरेशंस और फाइनेंशियल कंडीशंस पे इसका बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर बात करें इनके फाइनेंशियल्स की तो आप इस टेबल से देख सकते हैं कि इनका टोटल एसेट्स भी 11.52% CAGR से बढ़ा है और टोटल इनकम में 8.85% का CAGR ग्रोथ आया है। इनका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस तो पिछले कुछ सालों में बढ़ा ही है। 2018 में 7450 करोड़ था और 2020 तक 9513 करोड़ हो चुका है। इवन इनका अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डेप्रिसिएशन भी बढ़ा ही है और पैट भी इंक्रीज हुआ है। अगर हम इनके पीयर्स की बात करें तो इनके कुछ ही लिस्टेड पीयर्स है, जैसे कि रैलिस इंडिया लिमिटेड, सुमितोमो केमिकल्स, भारत रसायन लिमिटेड। तो अगर हम इन चारों को कंपेयर करें तो आप इस टेबल से अंदाजा लगा ही सकते हैं कि एज कंपेयर टू इट्स पीयर्स कंपनी के कोई लॉन्ग टर्म डेट्स नहीं है और रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी काफ़ी अच्छा मेंटेन्ड है। अगर हम बात करें इसके वैल्यूएशन की तो इसके पीयर्स के हिसाब से हिरनबा का PE है अराउंड 19 टाइम्स, तो ये अपने पीयर्स के कंपैरिजन में काफ़ी रीजनेबल वैल्यू पे आ रहा है। देखा जाए तो पायरेथ्रॉइड मार्केट इंडिया में 7.4% का CAGR ग्रोथ शो किया है 2014 से 19 के बीच में, और आने वाले समय में ये और भी ग्रो कर सकता है। इवन सिंथेटिक केमिकल्स आज की डेट में काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव एंड बायोडिग्रेडेबल हो चुके हैं। इवन इनके पोर्टफोलियो में काफ़ी वेल नोन ब्रांड्स हैं और कंपनी को एक्सपोर्ट से अच्छा मार्जिन जनरेट हुआ है। और तो और एग्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज में बहुत ज़्यादा इनोवेशन की ज़रूरत होती है, जिससे वो मार्केट में अपने पीयर्स के कंपैरिजन में ज़्यादा ब्रांड वैल्यू क्रिएट कर पाए। तो ऐसे में उन्हें अपने प्रोडक्ट्स की हमेशा R&D करती रहनी होती है ताकि वो मार्केट में सस्टेन कर सके। तो अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो उससे पहले ये सारे रिस्क एंड स्ट्रेंथ्स को जरूर कंसिडर कर ले। ऑल्दो इसका ग्रे मार्केट पे 32% का प्रीमियम शो कर रहा है, तो आप थोड़ा बहुत लिस्टिंग गेन तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। अब ये तो हो गई कंपनी से जुड़े रिस्क, स्ट्रेंथ्स एंड फाइनेंशियल्स की बात। अब देखते हैं कि कंपनी IPO ला क्यों रही है और IPO आ कब रहा है। तो कंपनी का IPO लाने के पीछे का मोटिव है अपने वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को मीट करना और जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए। IPO की ओपनिंग डेट है 23 फरवरी एंड क्लोजिंग डेट है 25 फरवरी और इसका प्राइस बैंड है 626 से 627 रुपीज और इसका लिस्टिंग डेट है 5 मार्च। इस IPO में फ्रेश इशू और ऑफर फॉर सेल दोनों ही हैं। अब हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि क्या आप इस IPO में इन्वेस्ट करने वाले हैं या नहीं। आई होप आपको आज की हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।